हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है 2018 में यूएसए जैसे एक मॉडर्न देश में एक फ्लैट अर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। और जैसा कि इसका नाम कहता है, यहाँ इस चीज का दावा किया जा रहा था कि अर्थ फ्लैट है। वैसे तो हमारा इस कॉन्फ्रेंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये सोचे कि चलो मान लेते हैं कि अगर अर्थ सच में फ्लैट हो, तो क्या आपको सही में लगता है उस पे जीवन पॉसिबल हो पाता साइंटिफिकली? और जीवन से याद आया, 2006 में केरला के एक बंदे ने साइनाइड जहर खा के खुदकुशी कर ली थी, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि सबसे बदनाम पॉइजन का टेस्ट कैसा होता है। उसे पीने के बाद ऑब्वियसली वो चल बसा, पर उससे पहले उसने एक पेपर पर अपना आंसर लिख दिया था। जानना चाहते हो जवाब क्या है? साइनाइड का टेस्ट क्या है? बताऊंगा, सब्र करो, हम इसे आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। फिलहाल क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जब हम चलते हैं तब हमारे हाथ क्यों हिलते हैं, वो भी बिना हमारी मर्जी के? अब जो भी इन सवालों के जवाब जानते हैं, वो आगे बढ़ने से पहले यही वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में ठोको। जो नहीं जानते वो मेरे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि इन्हीं सवालों के बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के इस आस्क जीएसएफ के न्यू फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। What if the Earth was really flat? नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और बहुत हद तक स्पेस इंडस्ट्री को लीड भी करती है। पर क्या आपको ये पता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतने आगे होने के बावजूद आज भी ऐसे कई अमेरिकन्स हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है? नहीं, चौंकने की जरूरत नहीं है, ये सच है। अब वैसे तो हर किसी को हक है कि वो जो चाहे मान सकता है, पर हम जैसे साइंस से जुड़े हुए लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको साइंटिफिक वे से वेरीफाई करें और डिस्कस करें कि फ्लैट अर्थ के क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं पृथ्वी पर भी और इन लाइफ इन जनरल। तो इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई में जाए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि अर्थ अगर फ्लैट होता ना, तो भी वो ज्यादा देर तक वैसा नहीं रह पाता, क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अलोंग द रेडियस सेंटर की ओर खींचती है, जिसकी वजह से फ्लैट डिस्क जैसा शेप कुछ ही सालों में ऑटोमेटिकली स्फेरिकल हो जाता है। और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, चाहे आप मून ले लो या इवन आप चाहे सन ले लो जो कि हीलियम गैस से बना हुआ गुब्बारा है, या कोई भी और प्लैनेट ले लो, सबका शेप मोस्टली 99.99% स्फेरिकल ही होता है। और जो स्फेरिकल नहीं होते हैं वो भी एक स्फीयर में तब्दील हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके। पर अब लेट्स से कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता? तो गाइस, ग्रेविटी इस डिस्क न्यूमा अर्थ के सेंटर में एकदम परपेंडिकुलर होती, और जैसे जैसे आप बाउंड्रीज की तरफ बढ़ते वो हॉरिजॉन्टल होती जाती। इससे होता ये कि आप सेंटर वाले एरिया में तो आराम से टहल पाते, पर जैसे ही आप बाउंड्रीज की तरफ चलने लगते आपको ऐसा फील होता कि ग्रेविटी आपको नीचे प्लस पीछे खींच रही हो। इससे आपको ऐसे लगता कि मानो आप माउंट एवरेस्ट पे चल रहे हो। और ऐसी स्ट्रेंज ग्रेविटी की वजह से पूरा ओशन भी सेंटर में एक हेमिस्फीयर या यूं कहूं तो एक विशाल का ड्रॉप के रूप में जमा हो जाता, और सारे पेड़ सेंटर से दूर जाते जाते हॉरिजॉन्टली ग्रो करने लगते। ये इसीलिए होता क्योंकि पेड़ हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, यानी वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के विपरीत ग्रो होते हैं। वेल, आई नो अब तक तो ये काफी बेसिक से चेंजेस साउंड कर रहे होंगे, पर क्यों ना अब जरा हाई लेवल पर चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डिस्क शेप्ड अर्थ के पास कोई मून ही नहीं होता। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है क्योंकि अर्थ की इवन ग्रेविटी उसको ऑर्बिट में पकड़ कर रखती है। जब ये ग्रेविटी ही अनइवन हो जाएगा तो अर्थ के लिए मून को ऑर्बिट में पकड़ के रखना मुश्किल हो जाएगा और मून ऑर्बिट से बाहर उड़ जाएगा। अब एज वी ऑल नो, बिना मून के सी टाइड्स बंद हो जाएंगे और अर्थ का रोटेशन भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जब रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है तब एक भंवरे की तरह उसका सेंट्रल एक्सिस काफी वॉबल भी करता है। जब मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो अर्थ के इस वॉबलिंग मोशन को काउंटर बैलेंस कर देता है, जिससे ये वॉबल काफी हद तक कम और स्लो और स्टेबल हो जाता है, इतना स्टेबल कि हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मून के जाने के बाद अर्थ काफी तेजी से वॉबल करने लगेगा और हमारे लिए बिना लड़खड़ाए खड़े होना भी मुश्किल हो जाएगा। और सपोज अगर खड़े हो भी गए तो टाइड्स बंद होने की वजह से पानी का ऑक्सीजन साइकिल हिल जाएगा और एक्वेटिक एनिमल्स कुछ ही पल में मौत के घाट उतर जाएंगे। अब अगर ये इवेंट भी आपको सीरियस नहीं लग रहा तो जरा ये सुनो।
अर्थ की सेंट्रल एक्सिस 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है, जिसकी वजह से अर्थ पर हमें अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। पर अब जब ये एक्सिस ड्रास्टिकली वॉबल हो रही होगी, वो भी किसी भी एंगल पर, तो हमारे सीजन साइकिल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और कोई भी सीजन कभी भी आएगा और कभी भी जाएगा। मतलब रातों रात सीजन चेंज होने लगेगा और इसका पूरे अर्थ पर भीषण भयंकर प्रभाव पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ, ये सब सुनने के बाद कितनों को लगता है कि अर्थ शायद फ्लैट ही होना चाहिए? खैर एनीवे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड होंगे फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ T20 लीग। आप लोगों को तो पता ही है मुझे क्रिकेट कितना पसंद है और गेम को एनालाइज करना, और ये करते वक्त मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है My 11 Circle ऐप। My 11 Circle के पास एक अमेजिंग रोस्टर है लेजेंड्स जैसे कि दादा सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे और राशिद खान। इसका सबसे यूनिक फीचर जो है ना, वो ये है कि आप इसमें लिटरली खेल सकते हो इन चैंपियंस जैसे VVS लक्ष्मण, राशिद खान जैसे लोगों के साथ, और आपको मौका मिलता है कि आप हेड टू हेड इनको फेस कर सको। My 11 Circle में खेलना बिल्कुल ही इजी है। आपको 11 प्लेयर्स पिक करने होते हैं, दोनों भी किसी टीम में से, और अपनी खुद की टीम बनानी होती है। और अभी तो इंडियन T20 लीग आ रहा है और My 11 Circle पर आपको सबसे बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है, जितना किसी भी फैंटेसी गेमिंग ऐप पे नहीं मिल रहा। अ प्राइज ऑफ 5 करोड़ रुपीस। यस, यू हर्ड दैट राइट। और नहीं, ये पूरा पूल नहीं है, सिर्फ एक प्लेयर, एक स्किल्ड प्लेयर 5 करोड़ का प्राइज जीत सकता है। इसके अलावा और भी प्राइजेस है। अगर आपने राशिद खान के या VVS लक्ष्मण की टीम को हरा दिया तो आप 5x कैश को जीत सकते हो। हाउ ऑसम इज दैट? और इतना भी नहीं, बल्कि आपको वेलकम बोनस में मिलता है 1500 रुपीस का। और इस वीडियो को जो भी जन देखता है ना, उनको एक्सक्लूसिवली 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो। एंड गेस व्हाट? विनिंग्स आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड इट इज रियली सिक्योर। हियर आर सम ऑफ द विनर्स हु रिसेंटली बिकेम crorepati's just by playing on My 11 Circle ऐप। सो किस चीज के लिए रुके हो भाई लोग? डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और अपनी खुद की टीम क्रिएट करो ऑन My 11 Circle ऐप। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सो चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Why do we swing our arms while walking? कई सालों तक साइंटिस्टों को यह लगता था कि चलते वक्त हाथों का हिलना एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि चलते वक्त हाथों को हिलाकर हम कहीं पहुंच तो नहीं रहे हैं, बस अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कुछ साइंटिस्ट ने यह पता लगाने की कोशिश की कि हाथों के स्विंग होने से बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जानने के लिए उन्होंने 10 टेस्ट सब्जेक्ट्स को जमा किया और उन्हें एक स्पेसिफिक पाथ पर 3 अलग तरीके से चलने को कहा। पहला तरीका नॉर्मल तरीके से हाथ हिलाकर चलना, दूसरा तरीका बिना हाथ हिलाए चलना, और तीसरा सिंक्रोनाइज्ड लेग आर्म मूवमेंट, यानी राइट लेग के साथ राइट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ लेफ्ट आर्म हिलाकर चलना। और इस दौरान उनकी बॉडी द्वारा इस्तेमाल की गई एनर्जी को स्टडी किया गया। और इस टेस्ट का जो रिजल्ट आया ना, वो सुन के तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मतलब जब इस टेस्ट के रिजल्ट्स आए, तब पता चला कि यार बिना हाथ हिलाए चलने पर तो बॉडी 12% ज्यादा एनर्जी यूज करती है, और सिंक्रोनाइज्ड लेग आर्म मूवमेंट के वक्त तो और भी ज्यादा, लगभग 26%। आई नो, अब आपको यह अटपटा सा लग रहा होगा है ना कि यार ऐसे कैसे हुआ। तो भाई लोग देखो, हम जब कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तब हमारी बॉडी कमर की ओर से रोटेट होने लगती है, जिसे काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा ऑपोजिट साइड का हाथ आगे मूव होता है ताकि हम सीधा चल सके। तो अगर हमने हाथ को रोक लिया या गलत हाथ आगे बढ़ाया, तो बॉडी को सीधा चलने में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, जो कि ऑब्वियसली सर्वाइवल के हिसाब से बेस्ट नहीं है। अब वैसे तो ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा कन्विंसिंग है, पर फिर भी कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि हमारे हाथों का स्विंगिंग मूवमेंट असल में हमारे 4 पैरों पर चलने वाले एंसेस्टर्स का एक गुण है, जो अब तक विलुप्त होना बाकी है। खैर, अब वो क्यों, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये 2 एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे पास। और आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इज ब्लड रेन? जुलाई 2001 में केरला के साउथ के कुछ एरियाज में लाल खून जैसी बारिश हुई, जो ऑलरेडी काफी अजीब घटना थी। पर जो बात इससे भी ज्यादा अजीब थी ना, वो ये थी कि कुछ किलोमीटर्स के रेडियस के बाहर बारिश एकदम नॉर्मल ट्रांसपेरेंट थी। तो आखिर क्या थी वजह इस लाल ब्लड रेन के पीछे की? बारिश की बूंदे कई बार हवा में मौजूद अलग अलग रंग के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से वो बूंदे उन पार्टिकल्स के रंग की दिखाई देने लगती है। अब ये पार्टिकल्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, जैसे किसी फंगस या एल्गी या माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, या फिर किसी सैंडस्टॉर्म से उड़े सैंड के पार्टिकल्स की। जो भी
बूंदों में ट्रैप होंगे, वो उन बूंदों को अपने रंग में रंग देंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ था केरला के सदर्न एरियाज में भी, जहां ट्रेंटिपोलिया एन्युलेटा नाम के एक एल्गी के रेडिश ऑरेंज स्पोर्स बारिश की बूंदों के साथ बरस रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से खून बरस रहा हो। अब ये इतना ज्यादा लाल था ना कि लोगों के कपड़े तक लालम लाल हो चुके थे, मानो किसी का कत्ल करके लौट रहे हो, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। वैसे ऐसा ही सिमिलर सा फिनोमिनन कई बार उन यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है जो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के नजदीक पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी इस रेगिस्तान से उठी सैंड नॉर्थ में यूरोप तक पहुंच जाती है और वहां के बरसाती बादलों में घुल मिल जाती है। इससे होता यह है कि जब बारिश शुरू होती है तब पानी के साथ सैंड के पार्टिकल्स भी बरसने लगते हैं, जिसके कारण बूंदे लाल कलर की दिखने लगती है। सो अब समझे इस खूनी बारिश के पिछू की वजह। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, जो है व्हाट डज पॉइजन टेस्ट लाइक। हमें पता है इंसान एक बहुत ही क्यूरियस प्राणी है और इसी क्यूरियोसिटी के चलते कई लोगों के मन में कई बार ये ख्याल भी आता है कि आखिर जहर का टेस्ट कैसा होगा। और कुछ लोग तो इतने क्यूरियस होते हैं कि वो इसे जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए, जहर को टेस्ट करने के लिए अपनी जान तक देने को भी रेडी हो जाते हैं, पर बदकिस्मती से दूसरों को बताने के लिए जिंदा भी नहीं रह पाते। और इसीलिए साइंटिस्ट अब भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जानवरों की मदद लेने लगे हैं, क्योंकि जानवरों में कौन सी चीज पॉइजनस हो सकती है और कौन सी चीज खाने लायक, इसकी समझ इंसानों से ज्यादा होती है और ये चीज साइंटिस्ट भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जानवरों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और ये नोटिस किया कि कई जानवर उन चीजों से दूर रहते हैं जो टेस्ट में कड़वी होती है, क्योंकि उनके लिए बस एक ही रोल मायने रखता है, अगर कोई चीज कड़वी है तो वो बुरी है और अगर वो बुरी है तो उसे खाना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि वो शायद इस बारे में सही भी हो, क्योंकि जरा इन नेचुरल पॉइजनस चीजों पर नजर डालो। कैस्टर बीन्स में राइसिन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके पूरे ब्लड को क्लॉट करके आपकी दिल की धड़कनों को बंद कर देता है। टर्निप्स में प्रोगोइट्रिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारे थायराइड हार्मोन्स को ब्लॉक कर देता है। और सोयाबीन में सैपोनिन होता है जो वैसे तो आपके खून में आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, पर जब होता है तो आपके आरबीसीज को फोड़ देता है। ये तीनों ही केमिकल्स असल में कड़वे होते हैं, पर क्या इससे ये साबित हो जाता है कि सारी पॉइजनस चीजें टेस्ट में कड़वी होती है? वेल, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जहरों का रिसर्च करने वाले कई रिसर्चर्स को पॉइजन इस नाम से ही इशू है। उनका कहना यह है कि जहर एक काफी नॉन स्पेसिफिक शब्द है जो हम हर उस चीज के लिए यूज करते हैं जो हमें सीवियरली बीमार कर सकती है या हमारी जान ले सकती है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर चीज जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है वो जहर है, इंक्लूडिंग पानी, क्योंकि हर चीज अगर एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम किया जाए तो हमारी जान ले सकती है। और इसीलिए हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से हर केमिकल एक जहर है, पर हर जहर कड़वा नहीं होता। कुछ मीठे भी हो सकते हैं, कुछ खट्टे भी, कुछ खारे भी और कुछ बिल्कुल ही टेस्टलेस जैसे पानी। हाँ, लेकिन अगर आपको एक सीधा डायरेक्ट आंसर ही चाहिए तो फिर एक काम करते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक पॉइजन के टेस्ट की बात करते हैं, जिसका टेस्ट जानने के लिए एक इंसान ने अपनी जान दे दी थी। और वो इंसान कहीं और का नहीं बल्कि अपने ही कंट्री का था। 2006 में कोची शहर में एक सोनार MP प्रसाद ने एक होटल में पोटेशियम साइनाइड खा के खुदकुशी कर ली थी, जिसकी छानबीन करने पर साइट से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें खुदकुशी की वजह के बदले जहर के टेस्ट के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें प्रसाद ने लिखा था कि साइनाइड टेस्ट में थोड़ा कड़वा और थोड़ा खट्टा होता है और उसे खाते ही कुछ समय बाद जुबान पर जलन महसूस होने लगती है। और ये वैसे तो एक काफी सैड इंसिडेंट था, पर एट द सेम टाइम काफी इंफॉर्मेशनल भी। सो अब जब आप जहर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो तो जहर से रिलेटेड अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा डायल डाउन करो और मेरे सवाल का जवाब देके बताओ। एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स और सीड्स को दूर दूर तक फैलाने में प्लांट्स की मदद करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्यों बनाते हैं जिससे उनको मदद करने वालों की ही जान चली जाए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, काफी दिमाग ट्विस्टिंग क्वेश्चन है ना? और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप एक क्यूरियस साइंस लवर हो तो। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली हर वो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। With that said, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind!